अगले सीन में हमें मॉस्को और डेनवर की पास्ट दिखाई जाती है, जहां मॉस्को अपनी सजा काट कर जेल से बाहर निकल रहा होता है। तभी मॉस्को प्रोफेसर से मिलता है। प्रोफेसर के प्लान में शामिल होने से पहले मॉस्को की भी एक शर्त थी, और शर्त ये थी प्रोफेसर को एक और आदमी को इस प्लान में शामिल करना होगा, और वो आदमी था डेनवर। जेल से निकलते ही मॉस्को डेनवर को ढूंढने को निकलता है, पर डेनवर के पीछे पहले से ही बहुत लोग पड़े हुए थे। हम देखते हैं डेनवर कुछ गुंडों से बचकर भाग रहा होता है। ये गुंडे वही गुंडे थे जो डेनवर की वजह से फाइट क्लब में अपने पैसे हारे थे। डेनवर भाग ही रहा होता है कि उसे बचाने वहाँ मॉस्को भी आ चुका होता है, और दोनों साथ में वहाँ से भाग निकलते हैं। मॉस्को डेनवर को अपने साथ आने को बोलता है, और डेनवर को बताता है हम आखिरी बार एक बहुत बड़ा हाथ मारेंगे, उसके बाद हम साधारण जिंदगी जिएंगे। लेकिन प्रेजेंट में हम देखते हैं डेनवर ने मिस यून को गोली मार दिया था, और मिस यून डायरेक्टर की वजह से डेनवर के हाथों मारी जाती है। बर्लिन मिस यून की डेड बॉडी को देख डेनवर को शाबाशी देता है और रिएक्ट करते हुए बोलता है जल्द ही तुम्हें इन सब चीजों की आदत पड़ जाएगी। टोक्यो ये सब देख कंट्रोल रूम में आती है, और तभी वहाँ बर्लिन भी आता है। टोक्यो बर्लिन से बोलती है तुमने प्रोफेसर के रूल्स तोड़े हैं और किसी की जान ले ली है, मुझे ये सब प्रोफेसर को बताना होगा। जिस पर बर्लिन रिप्लाई करते हुए बोलता है उस वॉच से हमारा पूरा प्लान बिगड़ सकता था, इसलिए उन्हें सबक सिखाना जरूरी था, और वक्त आने पर मैं खुद प्रोफेसर को सब सच बता दूंगा। तभी प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करते हैं, और बर्लिन टोक्यो को वहां से जाने को बोलता है, जिस पर टोक्यो गुस्से भरी नजरों से बर्लिन को घूर कर वहां से चली जाती है। बर्लिन प्रोफेसर के कॉल को रिसीव करता है, जहां प्रोफेसर बर्लिन से मिस यून के बारे में पूछते हैं, जिस पर बर्लिन प्रोफेसर को बताता है यहाँ सब ठीक है, और हमने वॉच को भी ठिकाने लगा दिया है, और वो प्रेग्नेंट औरत मिस यून भी ठीक है, उसे बस हमने अलग से रखा हुआ है ताकि बाकी पब्लिक कोई और उटपटांग हरकत ना करे। तभी प्रोफेसर रियो को वॉच में जो रिकॉर्ड हुआ है उसकी डिटेल्स निकालने को बोलते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी था कि पुलिस को उस वॉच के थ्रू क्या पता चला है। अगले सीन में हमें एक ट्विस्ट दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं मिस यून जिंदा होती है, क्योंकि गोली मारने से पहले डेनवर काफी परेशान था कि वो किसी की जान कैसे ले सकता है। तभी मिस यून डेनवर से बोलती है मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे मत मारो। जिस पर डेनवर रिएक्ट करते हुए बोलता है अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो बर्लिन तुम्हें मार देगा। जिस पर मिस यून रिएक्ट करते हुए बोलती है मैं मरने का नाटक करूं तो तुम मुझे हाथ या पैर में गोली मार दो और मैं मरने का नाटक करूंगी। तभी डेनवर मिस यून के पैर में गोली मारता है, और जैसे ही डेनवर गोली चलाता है तभी वहां टोक्यो पहुंच जाती है। टोक्यो सीक्रेटली मिस यून से मिलने को आती है, और डेनवर को मिस यून का ध्यान रखने को बोलती है, और बताती है गलती से भी ये बात बर्लिन को पता नहीं चलनी चाहिए कि मिस यून जिंदा है, वरना हम दोनों की खैर नहीं। मिस यून के पैर से बहुत खून निकल रहा होता है। तभी टोक्यो मिस यून की मलहम पट्टी करती है, और डेनवर से बोलती है इसे टाइम पर एंटीबायोटिक्स देते रहना। तभी डेनवर टोक्यो से बोलता है हम ज्यादा देर तक इसे बर्लिन से छिपा कर नहीं रख पाएंगे। जिस पर टोक्यो बोलती है क्यों ना हम इस प्लान का चार्ज बर्लिन के हाथों से छीन लें। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां प्रोफेसर अपनी टीम में से किसी एक को मिंट की देखरेख के लिए इंचार्ज बनाने वाले होते हैं। तभी नायरोबी इंचार्ज बनने के लिए अपने हाथ ऊपर करती है, जिस पर डेनवर रिएक्ट करते हुए नायरोबी से पूछता है तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें लगता है तुम लीडर बनने के लायक हो। जिस पर नायरोबी बताती है मैं एक बहुत बड़े गैंग की लीडर थी, और हमने एक बहुत बड़े कसिनो को लूटा था। मेरे गैंग के सारे मेंबर्स पकड़े गए, पर मैं बच गई। नायरोबी की बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि आमतौर पर नायरोबी ज्यादातर झूठ ही बोला करती थी। तभी लीडर बनने के लिए बर्लिन आगे आता है, जिस पर टोक्यो बर्लिन से पूछती है तुम लीडर क्यों बनना चाहते हो। जिस पर बर्लिन बताता है प्रोफेसर का प्लान एकदम परफेक्ट है, पर तुम्हें क्या लगता है मिंट में जाने के बाद सब कुछ प्लान के हिसाब से चलेगा? वहाँ किसी भी तरह की गड़बड़ हो सकती है, और उस हालात में हमारे प्रोफेसर बाहर से क्या ही कर पाएंगे, इसलिए उस गड़बड़ को किसी को तो अपने हुनर से संभालना होगा। मैं किसी भी तरह की सिचुएशन को बड़े आराम से संभाल सकता हूँ। बर्लिन की बातों पर रिएक्ट करते हुए टोक्यो बोलती है तो तुम्हें लगता है तुम इंचार्ज बनने के लिए सही ऑप्शन हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर इंचार्ज बन सकती हो तो साबित करो। तभी डेनवर रिएक्ट करते हुए बोलता है हिसाब सिंपल है, जो सबसे बड़ा है लीडर वही बनेगा। डेनवर मॉस्को को लीडर बनने को बोलता है, जिस पर प्रोफेसर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं मैंने मॉस्को को एक स्पेशल काम दिया है, इसलिए वो इंचार्ज नहीं बन सकता। प्रोफेसर सभी को बताते हैं मैंने मॉस्को को सुरंग खोदने का काम दिया है, क्योंकि हॉस्टेजेस जो सुरंग बनाएंगे वो सुरंग नकली होगी। पुलिस को लगेगा वो हमारे पीछे हैं, और वो नकली सुरंग में हमारा पीछा करेंगे, और आखिर में हम सभी हॉस्टेजेस को छोड़कर असली सुरंग के जरिए बाहर निकल जाएंगे। प्रेजेंट में हम देखते हैं हॉस्टेजेस सुरंग खोद रहे होते हैं,
तभी डेनवर डायरेक्टर और वहाँ मौजूद सभी हॉस्टेजेस से बोलता है, सब अपना अपना काम करते रहेंगे और कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। डेनवर हॉस्टेजेस को वहाँ छोड़ मिस यून को खाना खिलाने को जाता है। तभी वॉइस डायरेक्टर को धमकाते हुए बोलता है, अब ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि बाकी हॉस्टेजेस खतरे में पड़ जाएं। बहुत देर काम करने के बाद मॉस्को पेट पूजा करने को आता है और बर्लिन से पूछता है, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कुछ हुआ था क्या? जिस पर बर्लिन मॉस्को से बोलता है, क्यों ना तुम ये बात डेनवर से ही पूछ लो। तभी मॉस्को डेनवर को वहाँ बुलाता है और उससे पूछता है, जब मैं यहाँ नहीं था तब तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? जिस पर रिएक्ट करते हुए डेनवर बोलता है, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो गड़बड़ करूँगा? तभी डेनवर टोक्यो को इशारा करते हुए मिस यून के पास जाने को बोलता है। टोक्यो जैसे ही वहाँ से निकलती है तभी बर्लिन ओस्लो को टोक्यो के पीछे भेज देता है और ओस्लो को टोक्यो के पीछे जाते हुए डेनवर देख लेता है। ओस्लो जैसे ही टोक्यो का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है तभी वहाँ डेनवर आ जाता है और ओस्लो और डेनवर में फाइट शुरू हो जाती है। तभी मिस यून भी अपनी जगह से भागने की कोशिश कर रही होती है और भागते हुए एक ऑफिस में छिपी होती है। तभी वहाँ हेल्सिंकी इंस्पेक्शन पर घूम रहा होता है और मिस यून को देख लेता है। इससे पहले कि हेल्सिंकी कुछ करता तभी वहाँ टोक्यो आकर हेल्सिंकी पर गन तान देती है। वहीं रियो प्रोफेसर को बताता है उस वॉच में जो डेटा रिकॉर्ड हुई थी उस डेटा साइज के हिसाब से कोई फोटो या वीडियो उनके हाथ लगी है, पर फिलहाल उस वॉच में कोई डेटा नहीं है क्योंकि सारे डेटाज उन्होंने पहले ही अपने सिस्टम में ट्रांसफर कर ली है। जिस पर प्रोफेसर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि उनके हाथ क्या लगा है। अगले सीन में हम देखते हैं एक अनजान कार वुजिन के घर के पास आती है और तभी वुजिन की बेटी मीना स्कूल से घर आ रही होती है। मीना जैसे ही उस कार को देखती है तभी कार का ड्राइवर मीना को कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। तभी ये सब वुजिन की मॉम देख लेती है और वुजिन को कॉल करती है, पर वुजिन का कॉल नहीं लगता है। तभी वुजिन की मॉम वुजिन के बॉयफ्रेंड यानी प्रोफेसर को कॉल करती है और प्रोफेसर वुजिन की मॉम की वुजिन से बात करवाने के लिए सीधे JTF टेंट में घुस जाते हैं और वुजिन को बताते हैं, तुम्हारी मॉम का अर्जेंट कॉल है, तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। वुजिन की मॉम वुजिन को बताती है किम सेंग मैन मीना को कहीं ले गया है। मैं बता दूं, किम सेंग मैन वुजिन के हस्बैंड और मीना के पिताश्री थे। वुजिन किम सेंग मैन को कॉल करती है और चिल्लाते हुए मीना को घर वापस छोड़ने को बोलती है। प्रोफेसर वुजिन से इस तरह JTF टेंट में घुसने के लिए माफ़ी मांगते हैं। इस पर वुजिन रूडली रिप्लाई करते हुए बोलती है, चाहे कुछ भी हो यहाँ आना मना है। जिस पर प्रोफेसर वुजिन से बोलते हैं, तुम्हारी मॉम घबराई हुई थी और मुझे भी कुछ समझ नहीं आया इसलिए मैं यहाँ आ गया। प्रोफेसर वुजिन से माफ़ी मांगकर वहाँ से निकल जाते हैं और अब प्रोफेसर को पता चल चुका होता है कि पुलिस के हाथ क्या लगा है, क्योंकि जब प्रोफेसर टेंट में घुसे थे तभी उन्होंने वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशंस देख ली थी। JTF 2 चोरों यानी रियो और नायरोबी की पहचान कर चुके थे, जहाँ JTF को रियो की इमेज उस वॉच से मिली और नायरोबी और रियो की साथ वाली इमेज उन्होंने पुराने CCTV फुटेजेस से निकाल ली जब वो प्लानिंग से पहले मिंट को बारीकी से देखने आए थे। और ये बात अब प्रोफेसर को भी पता चल चुका होता है। एक तरह से प्रोफेसर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था JTF टेंट में जाकर, और ये रिस्क लेना भी उनके काम आया। वहीं दूसरी तरफ टोक्यो बर्लिन पर गन ताने हुई होती है और रियो और डेनवर हेल्सिंकी और ओस्लो पर गन ताने हुए होते हैं। नायरोबी, रियो और डेनवर टोक्यो के सपोर्ट में होते हैं और हेल्सिंकी और ओस्लो बर्लिन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। प्रोफेसर ये सब देखते ही बर्लिन को कॉल करते हैं, जहां कॉल टोक्यो रिसीव करती है। तभी प्रोफेसर बर्लिन से पूछते हैं आखिर वहां चल क्या रहा है, जिस पर बर्लिन प्रोफेसर से बोलता है टोक्यो ने इस कंट्रोल रूम को अदालत बना दिया है। जिस पर प्रोफेसर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं ज़रूर इसकी कोई न कोई वजह होगी। तभी बर्लिन प्रोफेसर को बताता है मैंने उस प्रेग्नेंट लेडी को मार दिया है और अब सब कुछ कंट्रोल में है। प्रोफेसर बर्लिन पर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि मिंट से भागने और मेनली नेगोशिएशन के लिए सारे हॉस्टेजेस का जिंदा होना ज़रूरी था। तभी प्रोफेसर रियो और सभी को बताते हैं पुलिस ने रियो और नायरोबी की पहचान कर ली है, जिसे सुन रियो और नायरोबी दोनों ही घबरा जाते हैं। नायरोबी जो अभी तक टोक्यो के सपोर्ट में खड़ी थी अब बर्लिन को सपोर्ट करने लग जाती है और सभी से बोलती है मुझे लगता है हॉस्टेजेस सिर्फ बर्लिन के ही कंट्रोल में रह सकते हैं। डेनवर रियो से बोलता है अब तुम भी साइड मत बदल लेना, जिस पर रियो डेनवर से गुस्से में बोलता है तुझे कैसा लगेगा अगर तेरी माँ तुझे ऐसे वांटेड लिस्ट में देखेगी तो, और ये सब छोड़ तू तो अब एक खूनी भी बन चुका है, तूने मिस यून को जान से मार दिया है। रियो की ये बात मॉस्को सुन लेता है और डेनवर से पूछता है क्या तुमने किसी की जान ली है, जिस पर
बर्लिन रिएक्ट करते हुए बोलता है, हॉस्टेजेस में हमारा डर खत्म हो रहा था, इसलिए मैंने डेनवर को मिस यून को मारने का ऑर्डर दिया। मॉस्को काफ़ी गुस्सा करता है और प्रोफेसर से बोलता है, आपने कहा था हमें किसी की जान नहीं लेनी पड़ेगी, फिर क्यों मेरे बेटे को किसी की जान लेनी पड़ गई। मॉस्को काफ़ी सैड फील कर रहा होता है और कंट्रोल रूम से बाहर निकल जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मॉस्को की बस एक ही ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश थी कि डेनवर एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, बिल्कुल आम लोगों की तरह। मॉस्को इस चोरी में इसलिए आया था ताकि मिंट से चुराए हुए पैसे से वो और डेनवर बाकी ज़िंदगी अच्छे से बिता सके। लेकिन फिलहाल मॉस्को की नज़रों में डेनवर भी एक क्रिमिनल बन चुका था। आखिर में मॉस्को सरेंडर करने के लिए मेन गेट खोल देता है। तभी रियो बर्लिन और सभी को बताता है किसी ने मेन गेट खोल दी है। मॉस्को सरेंडर करने को आगे बढ़ रहा होता है और मिंट के गेट को खुलते देख वूजिन कुछ जवानों के साथ मिंट के गेट की तरफ बढ़ती है। मॉस्को मिंट से बाहर निकल चुका होता है। तभी वहाँ डेनवर मास्क पहनकर आता है और मॉस्को को अपना चेहरा छिपाने को बोल रहा होता है। तभी मॉस्को रोते हुए डेनवर से बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ नई जिंदगी देने को लाया था, पर मैंने तुम्हें एक कातिल बना दिया। चलो साथ में सरेंडर कर देते हैं, उस खून का इल्जाम मैं अपने सर ले लूँगा। वहीं नायरोबी प्रोफेसर से बोलती है, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो डेनवर और मॉस्को पकड़े जाएंगे। डेनवर मॉस्को को बताता है, मैंने मिस यून को नहीं मारा है और मिस यून जिंदा है। मैं बस बर्लिन की वजह से आपको सच नहीं बता रहा था और आपको अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप इस बारे में टोक्यो से पूछ लेना। सच्चाई सुनते ही मॉस्को की जान में जान आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डेनवर और मॉस्को स्नाइपर्स के घेरे में आ चुके थे। तभी हम देखते हैं चोरों की पूरी फौज बाहर निकलती है और डेनवर और मॉस्को के आगे एक शील्ड बनाती है। टोक्यो मॉस्को को मास्क पहनने को देती है। तभी मॉस्को टोक्यो से पूछता है, क्या सच में मिस यून जिंदा है? जिस पर टोक्यो मॉस्को से बोलती है, हाँ मिस यून जिंदा है, डेनवर कोई खूनी नहीं है, अब हमें जल्दी से अंदर चलना होगा। मिस यून की जिंदा होने वाली बात रियो भी सुन लेता है और टोक्यो से पूछता है, क्या सच में मिस यून जिंदा है? जिस पर टोक्यो रियो से बोलती है, हाँ मिस यून जिंदा है और फिलहाल हमने उसे बर्लिन से छिपा कर रखा है। वहीं ये शील्ड वाला प्लान बर्लिन का था जिसकी प्रोफेसर भी तारीफ करते हैं। लेकिन उस शील्ड में कुछ हॉस्टेजेस भी थे। टोक्यो मॉस्को और डेनवर को अंदर लेकर जा ही रही होती है। तभी हॉस्टेजेस में से डायरेक्टर आगे आकर सभी चोरों पर गन तान देता है और सभी को सरेंडर करने को बोलता है। वूजिन और कैप्टन चा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो बंदा कौन है जिसने सभी पर गन तान रखा है, वो चोर है या फिर हॉस्टेज। चोरों को देख पहचान करना मुश्किल था क्योंकि सभी चोरों और हॉस्टेजेस ने एक ही मास्क पहन रखा था। अब डायरेक्टर अपनी हरकत की वजह से स्नाइपर्स के घेरे में आ चुका था। जैसे ही डायरेक्टर अपनी गन लोड करता है तभी वूजिन स्नाइपर्स को शूट करने की परमिशन दे देती है और स्नाइपर्स डायरेक्टर को गोली मार देते हैं।